हाय एवरीवन, वेलकम टू प्रॉक्सी ज्ञान। आज हम डिटेल में बात करेंगे 5 मंथ्स की आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए यूपीएससी एग्जाम के लिए। तो 5 मंथ्स का मतलब है कि हम जनवरी से लेकर मई तक की बात करने वाले हैं और अभी खैर दिसंबर में भी 15 डेज बाकी हैं, सो इट्स ऑलमोस्ट 5.5। तो आपने बहुत सारे वीडियोस देखी होंगे, कोई 7 मंथ स्ट्रैटेजी बता रहा है, कोई 6 मंथ स्ट्रैटेजी बता रहा है। सो मेरे पास भी बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे स्टूडेंट्स के, तो आई थॉट कि सबको अलग अलग बताने से अच्छा कि हम एक वीडियो में इसको डिटेल में डिस्कस कर लें। एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट कि आपको एक तरह का कोई फिक्स्ड टाइम टेबल दिया जाए। रादर व्हाट टीचर्स कैन डू और या मेंटोर्स कैन डू, आपको एक फ्रेमवर्क दे सकते हैं जिसपे आप अपना 5 मंथ्स खुद प्लान कर सकते हैं हमारी गाइडेंस में। तो चलिए इसको हम डिटेल में अब जानेंगे। अब देखो, हमारे पास दो तरह के स्टूडेंट्स हैं। बिगिनर्स जिन्होंने इस बार अपना पहला अटेम्प्ट देना है, देन वी हैव दोज एस्पिरेंट्स जो अपना एक या दो अटेम्प्ट दे चुके हैं और अब नेक्स्ट कुछ ना कुछ उनके मिस्टेक्स हैं जिनको उन्होंने रियलाइज़ किया है और किसी वजह से उनका पहले नहीं हुआ, जैसे बहुत बच्चों का लास्ट ईयर CSAT की वजह से नहीं हुआ। तो उनकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, तो दोनों पे ही हम डिटेल में बात करें कि दोनों की क्या अलग अलग स्ट्रैटेजीज होनी। नाउ सी, कुछ तो बहुत से कॉमन से क्वेश्चंस होते हैं जो कि ट्रेंड्स पे डिपेंड करते हैं कि यूपीएससी का क्या ट्रेंड है। तो एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि हम जो भी डेटा कलेक्ट करते हैं ना, तो हमको ऑलमोस्ट कई बार ये पता चलता है यूपीएससी हैज़ नो स्पेसिफिक ट्रेंड। यूपीएससी कभी भी कुछ भी कर सकती है बिकॉज उनको हर स्टूडेंट को एक लेवल प्लेइंग फील्ड देना है। लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब जो बच्चे कोचिंग अफोर्ड कर सकते हैं, जो बच्चे कोचिंग नहीं अफोर्ड कर सकते, दोनों को एक ही प्लेस पे रख के वो जज करना चाहते हैं कि ऐसा नहीं है कि कोचिंग वाले को कुछ एक्स्ट्रा फायदा हो जाए, राइट। तो उस तरीके से आपका स्ट्रैटेजी होना चाहिए। और कुछ चीज़ें जो बिगिनर्स और नॉट बिगिनर्स जो हमारे हैं एस्पिरेंट्स, उनको मैं कहूँगी इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू नो कि आपके स्ट्रेंथ्स क्या हैं और आपके जो वीक सब्जेक्ट्स हैं वो क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रैटेजी पे मैं आऊँगी, डिटेल में आपको एक फ्रेमवर्क दूंगी, बट उससे पहले कुछ जनरल बातें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने एक किताब पढ़ी थी जिसका नाम था ईट दैट फ्रॉग। तो इट्स बेसिकली फॉर द पीपल जो प्रोकेस्टिनेट करते हैं, आज का काम कल पे डालते हैं, राइट। हम सब में कहीं ना कहीं आदत होती है और कुछ लोगों में ज़्यादा होती है। नाउ ईट दैट फ्रॉग का मतलब है, यहाँ पे फ्रॉग को रेफर किया गया है जो काम आपको सबसे डिफिकल्ट लगता है। So right now, if you have almost 5.5 months left, तो आपको उन सब्जेक्ट्स पे डेफिनेटली फोकस करना चाहिए जिनसे आपको डर लगता है, उनको लास्ट पे मत छोड़िए। तो मैं यहाँ पे CSAT से शुरू करना चाहूँगी, देन आई कम टू योर GS सब्जेक्ट। CSAT से शुरू करना चाहूँगी क्योंकि लास्ट ईयर बहुत से बच्चे CSAT की वजह से रह गए और अभी भी कुछ बच्चे अगर सोच रहे होंगे दैट कि हम लास्ट में CSAT को करेंगे। जिन लोगों का बहुत स्ट्रॉन्ग है, कैट लेवल का उनको आता है एप्टीट्यूड, इट्स ओके, आप लास्ट में करोगे, उतना ज़्यादा आपको याद रहेगा। बट जो लोग वीक हैं और उनके कोचिंग का स्केड्यूल ऐसा चल रहा है कि CSAT मोस्टली जनवरी के बाद कई बार शुरू कराया जाता है, दैट इज़ गुड कि वहाँ पे आपकी प्रैक्टिस होगी। जनवरी फरवरी में आपके टीचर्स आपको पढ़ाना शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको अपने बेसिक्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग करने हैं, ठीक है। तो अगर आपको CSAT से बहुत डर लगता है तो मैं कहूँगी अभी 15 डेज आपके दिसंबर के भी बचे हुए हैं, इसको शुरू कर दो, इसको कल पे मत डालो। यूजुअली आई वुड से शाम का या रात का समय इसको करने का। जो भी लास्ट सब्जेक्ट आपका आपका दिन का होना चाहिए वो CSAT होना चाहिए। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट्स में जब हम कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं तो हमारे माइंड को बहुत फ्रेश होने की ज़रूरत रहती है। तो CSAT इज़ अ सब्जेक्ट कि आपको बहुत फ्रेश नहीं होना, बिकॉज आपको बहुत चीज़ें सॉल्व करनी है, तो आपका माइंड वर्क करेगा, वो आपको फ्रेश रखेगा व्हेन यू सॉल्व CSAT क्वेश्चंस। तो लास्ट सब्जेक्ट ऑफ द डे जो अब आपका है, जो भी सब्जेक्ट्स आप जिस भी ऑर्डर में अभी पढ़ रहे हैं, जो मैं आपको आगे बताऊंगी, तो लास्ट सब्जेक्ट ऑफ द डे आपका जो है वो आपका CSAT हो सकता है। तो उसको अब डिले मत करो, एकदम कैट लेवल का प्रिपरेशन जो है अपना वो इसके साथ शुरू कर दो। तो दिस इज फॉर बिगिनर्स एज वेल एज द पीपल
who are not beginners. Now another question जो स्टूडेंट्स का इस टाइम मेरे पास आ रहा है कि मैम क्या अब हम प्रीलिम्स का फुल ऑन प्रिपरेशन शुरू कर दें या मेंस के हमारे ऑप्शनल थोड़ा सा बचा है या उसको शुरू कर दें। तो आपको मैं एक चीज़ यहाँ पे बताना चाहूँगी, इनफैक्ट जो मेरे प्रॉक्सी ज्ञान के बैच के स्टूडेंट्स, पेड स्टूडेंट्स भी हैं, मैंने अभी उनका जो मेंस की जो भी टॉपिक्स रहते थे ना, उनको एक बार छोड़ दिया है, बिकॉज प्रीलिम्स क्लियर करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर आपका एक बार प्रीलिम्स क्लियर हो गया तो मेंस के लिए आपको उसके बाद भी ऑलमोस्ट 3 या 3.5 महीने का टाइम मिल जाएगा। तो इनकेस आपका मेंस का कुछ पोर्शन छूट भी गया है इस टाइम पे, तो आप उसको जाने दे सकते हैं, बिकॉज दैट यू कैन कवर आफ्टर प्रीलिम्स ऑल्सो। अगर प्रीलिम्स ही नहीं निकला तो आप समझ रहे हैं आप अगेन एक बहुत लंबी साइकिल में फंस जाएंगे, फिर से आपको नेक्स्ट ईयर प्रीलिम्स का वेट करना पड़ेगा। तो फॉर यू राइट नाउ टू क्लियर प्रीलिम्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिगिनर्स के लिए तो है ही, और जो बिगिनर्स नहीं है उनके लिए ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज नाउ आप लोगों को वेट करना 1 और साल का, वो थोड़ा मेंटली टैक्सिंग हो सकता है। तो आई वुड से कि अब दिसंबर जैसे ही ख़त्म होता है, आप टोटल अपना प्रिपरेशन, जिसको बोलते हैं 100% प्रिपरेशन, प्रीलिम्स की तरफ ले जाओ। मेंस के जो सब्जेक्ट्स हैं, जो बीच में टॉपिक्स हैं, उनको एक बार के लिए क्लोज कर दो। ओके, सो ये 2 चीज़ें जो CSAT पे मैंने बताई और प्रिपरेशन प्रीलिम्स और मेंस की जो है, ये कुछ जनरल बातें मैं आपको यहाँ पे बताना चाहती थी। नाउ आई कम स्पेसिफिकली व्हाट सब्जेक्ट्स टू रीड। नेक्स्ट, अभी मैं सब्जेक्ट्स पे नहीं आ रही, मंथ्स पे आ रही हूँ, और यहाँ पे ठीक है हम दिसंबर के भी 15 डेज ले लेते हैं, ठीक है। तो आई वुड से अब आपको 100% जो है प्रीलिम्स पे फोकस करना चाहिए। अब आपका जो प्रीलिम्स का एग्जाम है उसमें आपको स्टैटिक सवाल आते हैं, आपको करंट सवाल आते हैं, राइट। तो यही 2 चीज़ें हैं, या आप एक और चीज़ मान लें, आपको अप्लाइड क्वेश्चंस आते हैं, जहाँ पे आप स्टैटिक का इंफॉर्मेशन लगा के आप करंट के सवाल सॉल्व कर सकते हैं। तो अब आपका रिवीजन जो है ना, जनवरी में जो आपके सब्जेक्ट्स हैं, आई कम सब्जेक्ट्स पे मैं बाद में आऊंगी, आपको स्टैटिक भी पढ़ना है, सॉरी, आपको स्टैटिक भी पढ़ना है, ओके, आपको करंट भी करना है, और ऑफ कोर्स जब आपका स्टैटिक का अच्छा चलेगा और उससे के बेस पे आपके काफ़ी करंट के क्वेश्चंस भी सॉल्व होंगे, जिनको हम अप्लाइड क्वेश्चन बोलते हैं, और आपको टेस्ट्स भी लगाने हैं। रिमेंबर दैट टेस्ट्स हियर आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप यहाँ पे ऑलमोस्ट 50% स्टैटिक पढ़ रहे हैं और 50% आप करंट को दे रहे हैं, बीच में आपको टाइम अपना मॉक टेस्ट को आप वीकली दे सकते हैं। अब देखो, कई लोग सोचते हैं टेस्ट आर वेस्ट ऑफ टाइम, बट लेट मी टेल यू, टेस्ट बिल्कुल वेस्ट ऑफ टाइम नहीं है। इनफैक्ट आपका जो नॉलेज है, ठीक है, जो आपका नॉलेज गैप्स है, वो यहाँ पे कंप्लीटली फिल अप हो जाते हैं जब आप टेस्ट देते हैं। कैसे, लेट मी एक्सप्लेन यू। आपने एटलीस्ट एक इंस्टीट्यूट या 2 इंस्टीट्यूट के टेस्ट जो हैं वो लिए। अब टेस्ट बहुत एक्सपर्ट लोगों से टेस्ट जो हैं वो डलवाए जाते हैं, उसमें बहुत प्रायोरिटी टॉपिक्स जो होते हैं वो यहाँ पे आपको मिलेंगे। तो इन केस आपका खुद से पढ़ने में कुछ मिस हो गया है ना, वो क्वेश्चन आपको दिखेगा वहाँ पे, आप उसको सॉल्व नहीं कर पाओगे क्योंकि आपने वो नहीं पढ़ा, तो फिर हम उसको बोलते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग से पढ़ना। तो उस टाइम जब आप अपने टेस्ट को एनालाइज करोगे, आई वुड से एक दिन टेस्ट दो, और उसके दूसरे दिन, लाइक सैटरडे आपने टेस्ट दिया, वीकली आप टेस्ट दे रहे हो, सैटरडे आपने टेस्ट दिया, संडे को आप एनालिसिस कर रहे हो, तो संडे को जो क्वेश्चंस आपके गलत हुए हैं ना, उस दिन आपका यही काम होना चाहिए कि आप किताब में जाके वो टॉपिक खोलो या इंटरनेट पे गूगल करो, उसको पढ़ो। तो दैट मीन्स जो आपके नॉलेज में गैप्स रह गए थे आपकी खुद की प्रिपरेशन के दौरान, उसको आप वहां से कवर कर सकते हो। तो आई होप दैट इज क्लियर। मॉक टेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो जैन, फेब, मार्च, अप्रैल में आप यहाँ पे ऑलमोस्ट स्टैटिक, करंट और टेस्ट, और लास्ट वाला महीना जो होगा ना, मई वाला, तो उसमें आपको FLT देना है, फुल लेंथ टेस्ट आपको अटेम्प्ट करना है। तो 3 ही चीज़ों पे आपको फोकस करना है इन फ्रॉम जनवरी टू मे। एंड CSAT, सी मैंने यहाँ पे लिखा है 100% प्रीलिम्स प्लस CSAT पे मैंने अलग से जोर दिया कि आपको डेली थोड़ा टाइम CSAT को देना ही देना है। अब मैं स्पेसिफिकली बात करूंगी सब्जेक्ट्स की कि आपको कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने चाहिए। नाउ सी, वी ऑल हैव डिफरेंट चॉइसेस फॉर सब्जेक्ट। किसी को हिस्ट्री बहुत अच्छा लगता है, किसी को हिस्ट्री टफ लगता है क्योंकि उनको फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन याद नहीं रहती, किसी को ज्योग्राफी बहुत अच्छा लगता है।
अब आपको ये समझना है कि प्रीलिम्स में कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हैं ना, कॉस्ट बेनिफिट या यहाँ पे टाइम बेनिफिट एनालिसिस कह लीजिए, मतलब कोई ऐसे सब्जेक्ट हैं क्या जहाँ पे सवाल ज़्यादा आते हैं और टाइम कम लगता है। तो ये मेरे खुद के ही सब्जेक्ट्स हैं, इन्वायरमेंट एंड साइंस एंड टेक। ये दो ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनको लोग बहुत हल्के में लेते हैं, बोलते हैं कि 15-15 दिन में हम पढ़ लेंगे और उनसे फिर एक सवाल भी वहाँ पे जाके सॉल्व नहीं होता। यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस जो है स्टैटिक करंट के बेस पे ज़्यादा आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ क्वेश्चंस अप्लाइड होते हैं जहाँ पे आपको स्टैटिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, तभी आप वो क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो अब जैसे हमारे बिग 4 हैं, सो देर इज पॉलिटी। बिग 4 किसको कहा जाता है? पॉलिटी, ज्योग्राफी, you have economy, you have history, right? Then these two small subjects, environment and ecology, and then you have science and tech. ठीक है, मेजर पोर्शंस की मैं बात कर रही हूँ। अब आपको यहाँ पे देखना है कि आपको सबसे टफ सब्जेक्ट कौन सा लग रहा है, तो ईट दैट फ्रॉग, तो उसको पहले कवर करने की बात करो। आई गिव यू डिटेल्ड टाइम टेबल कि आपने कैसे इन सब्जेक्ट्स को यहाँ पे पढ़ना है। पहले तो आपको ये समझना है दैट दीज सब्जेक्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, और ये दो स्पेशली क्योंकि बहुत कम टाइम लेंगे आपका और आपको बहुत ज़्यादा मार्क्स देंगे। ठीक है, तो इनको तो बिल्कुल इग्नोर नहीं करना, इनको पढ़ के खत्म करके पैक करना है, क्योंकि करंट का इन्फॉर्मेशन आपका यहाँ पे नॉलेज अच्छा होना चाहिए इन्वायरमेंट और साइंस एंड टेक को करने के लिए, और कुछ आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स। तो यहाँ पे आपको बहुत बड़ी बड़ी किताबें खत्म करने की जरूरत नहीं है, प्लस अराउंड इन दोनों को मिला के 30 क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं। ठीक है, तो ये जो सब्जेक्ट्स हैं इनका आप इन पे आपका सबसे ज्यादा ध्यान होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद कुछ टॉपिक्स आते हैं जैसे एंशियंट हिस्ट्री हो गया, आर्ट एंड कल्चर हो गया, और मेडाइवल हो गया। मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को जानती हूँ, कई बार वो बोलते हैं मैम प्लीज़ मेडाइवल नहीं पढ़ सकते, छोड़ के जाएं, वो स्किप पे करके चले जाते हैं। अब देखो ऐसा नहीं है कि मेडाइवल और यहाँ से सवाल नहीं आएंगे, यहाँ से सवाल आएंगे, बट इनको आप जितना भी पढ़ लो, अगर यहाँ से मान लो कि 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, तो भी आप तो 4 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट कर पाओगे। जितना मर्जी पढ़ लोगे, एक तो सिलेबस बहुत है, इसमें बहुत सी किताबें आपको खत्म करनी पड़ती हैं, तब भी आपका अटेम्प्टेशन जो है वो उतना पूरा नहीं रहता। तो इनको आप सेकंड प्रायोरिटी पे लेके चल सकते हो। आई एम नॉट सेइंग डोंट रीड और स्किप, आई एम सेइंग कि ये फिनिश होंगे आपके जनवरी टू मई में, तभी इन पे जंप करना। इन केस आपने ये सब्जेक्ट्स नहीं पढ़े हैं तो यहाँ से शुरू मत करना। आई एम नॉट सेइंग कि आपको डिफिकल्ट लग रहा है, डिफिकल्ट इज अ सेपरेट थिंग, और यहाँ पे टाइम बेनिफिट एनालिसिस करने के लिए दिस इज सेपरेट। तो ये आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, ये कंप्लीट हो जाए फिर आप इन पे जंप करना। दिस इज माई सजेशन टू यू, रेस्ट इज अप टू यू। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे वन थिंग आई फॉरगॉट, करंट अफेयर्स है ना। करंट अफेयर्स एक अलग सब्जेक्ट नहीं मानते, क्योंकि करंट आपका इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक, पॉलिटी, इन्हीं सब्जेक्ट्स के बीच में होता है, सो ना स्टैटिक प्लस करंट का पार्ट, बट लेट्स से करंट अफेयर्स। और करंट अफेयर्स पे आपको यहाँ पे इन महीनों में स्पेशली बहुत ध्यान जो है वो देना है ना। अब जनवरी से आगे का आपका टाइम टेबल कैसे रहेगा कि सपोज आपके पास दिन में काफ़ी टाइम है, आप 10 घंटे तो मान के चलिए, तो इट्स लाइक 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है, और टेस्ट के लिए 10-11 घंटे तो आप अब जनवरी से मैं पढ़ेंगे, अगर आपको क्लियर करना है, रैंक लानी है, इतना तो मान के चलें, राइट। सो जो सब्जेक्ट्स मैंने आपको यहाँ पे बताए ना, दीज द मेजर सब्जेक्ट्स, द प्रायोरिटी सब्जेक्ट्स जिनको बोलते हैं, प्रायोरिटी सब्जेक्ट्स, ये आपको 4-5 घंटे डेली पढ़ना है। इनमें से आप 2 सब्जेक्ट पर डे जो है वो ले सकते हो, कि आपने पॉलिटी से 15 दिन के लिए सोच लिया, पॉलिटी पढ़ना है 15 दिन के लिए, जैसे भी आप इसको सेग्रीगेट करो। तो 4 to 5 hours एवरी डे यू हैव टू गिव टू योर प्रायोरिटी सब्जेक्ट्स, और उनको खत्म करना है। ओके, उसके बाद आई वुड से 3 hours ज़्यादा हो जाएगा, 2 घंटे आप करंट अफेयर्स के लिए रखिए। और करंट अफेयर्स का तरीका ये है पढ़ने का कि डेली अगर आप कुछ फॉलो कर रहे हैं, एनीथिंग, एनी साइट यू आर फॉलोइंग, न्यूज़पेपर यू आर फॉलोइंग, तो डेली आप पढ़ रहे हो, एक तो है ना आपके दिमाग में जा रहा है, आप चलते फिरते भी करंट अफेयर्स पढ़ सकते हो। दूसरा, जब मंथ एंड होता है, अगर आपके पास कोई कंपाइलेशन है तो उस कंपाइलेशन को आप खत्म कर रहे हैं, तो 2 बार आपके करंट अफेयर आपके एक तो दिमाग में जा रहे हैं और रिवाइज हो रहे हैं। तो एक बार अगर
ऐसे लाइन बज रही है दिमाग में, दूसरी बार वो और गाढ़ी हो रही है, तो इम्प्रिंट अच्छे से होगा करंट अफेयर आपका। तो डेली का आप यहाँ पे 1 आवर 2 आवर्स जो है इसके एनालिसिस को आप देना शुरू कर दो जनवरी से। तो डेली अगर आप पढ़ रहे हो तो आई वुड से 1 आवर इज सफिशिएंट, लेकिन ऑल्टरनेटिवली पढ़ रहे हो तो 2 घंटे आप करंट अफेयर को दो। उसके बाद ये प्रायोरिटी सब्जेक्ट्स हैं। अब प्रायोरिटी में भी यहाँ पे आपको उन सब्जेक्ट से शुरू करना है जो आपके वीक सब्जेक्ट्स हैं। वीक सब्जेक्ट यानी उसको आप ज़्यादा टाइम दोगे, डेफिनेटली 4 घंटे देने पड़ेंगे आपको पढ़ने के लिए। फॉर एग्जाम्पल यू फील मुझे हिस्ट्री याद नहीं रहता है ना, तो आप हिस्ट्री से शुरू कीजिए। और जो सब्जेक्ट आपका बहुत स्ट्रांग है, मेरे पास बहुत बच्चे आते हैं जो बोलते हैं कि मैम पॉलिटी तो हमको बहुत अच्छे से आता है, तो फॉर एग्जाम्पल पॉलिटी इज गुड, तो उसको 1 घंटा 2 घंटा दो और उसको एक दिन में खत्म करो। और वीकली आप टेस्ट दो। अगर आप हफ्ते में 2 टेस्ट भी दे सकते हो तो दैट इज वेरी गुड। फिर धीरे धीरे, क्योंकि आपको टेस्ट का नंबर ऑफ टेस्ट भी इंक्रीज करने पड़ेंगे। तो दिस इज द वे यू प्रिपेयर यू प्रिपेयर इन दीज 5 months कि आप अपने वीक सब्जेक्ट्स को पढ़ोगे, आप करंट अफेयर को पढ़ोगे, आप अपना स्ट्रेंथ पढ़ोगे, जो आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उसको पढ़ोगे, आप टेस्ट दोगे। और लास्ट में यहाँ पे जैसे करंट अफेयर में 2 आवर्स लिखा है ना, लेट्स से 1 आवर, और इसमें 1 आवर आप सीसैट का डाल लो जो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। और सीसैट डेली नहीं पढ़ सकते तो हफ्ते में 3 डेज तो आपको करना ही करना है। आप ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स से शुरू कर सकते हो, मॉक टेस्ट से शुरू कर सकते हो अपने बेसिक्स को क्लियर करने के बाद। सो दिस इज हाउ इन 5 महीने में आपका स्ट्रैटेजी होना चाहिए। मैं अगेन ये बोलूँगी कि देर इज नो टाइम टेबल। अब आप यहाँ पे टाइम टेबल बनाने के लिए मत बैठो। टाइम टेबल में क्या होता है ना कि आपने लिख दिया भाई 8 से मे बी 11 बजे तक मुझे हिस्ट्री पढ़ना है, लेकिन आप तो पढ़ाई शुरू कर रहे हो 10 बजे, तो आप बोलोगे ओहो मेरा तो टाइम वेस्ट हो गया। ऐसा नहीं, यू शुड नॉट फॉलो टाइम टेबल बट यू शुड फॉलो अ रिदम। रिदम की बात यह है कि आपने प्लान कर लिया कि द फर्स्ट सब्जेक्ट ऑफ द डे विल बी हिस्ट्री, तो चाहे आप 8 बजे उठो या 10 बजे उठो, आपको वहां से अपना दिन आगे कंटिन्यू करना है कि मैं हिस्ट्री पढ़ूंगा। टेक ब्रेक, बीच में ब्रेक ले लो, जो मैंने बताया आपका, आप ब्रेक ले सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, चाय पी लिया, टहल लिया, कुछ गाना सुन लिया, तो उससे आपका माइंड भी रिफ्रेश रहेगा। सो द मेन थिंग इज स्टार्ट विद वीक सब्जेक्ट्स, सीसैट नहीं भूलने का है, ठीक है। देन आपको टेस्ट्स जो देना है ये की है, क्योंकि और ऑफ कोर्स स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट उसको कम टाइम दो बट उसको करो। तो अगले 5 महीने में आपको यही काम करना है, प्लस करंट अफेयर्स। तो आपको प्री निकालने से कोई नहीं रोक सकता। आपको ये जो ये दिनचर्या में आपकी बताई, इसको आपको फॉलो करना है, राइट। बाकी देखिए, अगर बच्चे बोलेंगे मैम मेंस का हमारा बहुत छूट गया, तो मैं हमेशा बोलती हूँ प्रीलिम्स और मेंस अलग नहीं है। हमेशा आपका जो प्रिपरेशन है वो मेंस प्लस प्रीलिम्स ही होता है। मोस्टली जो आपके सब्जेक्ट है, सपोज आप इंडियन नेशनल मूवमेंट पढ़ रहे हो, आप उसको प्रीलिम्स के हिसाब से पढ़ रहे हो, बट ऐसा नहीं है ना कि वो मेंस में नहीं आएगी। या आप कुछ भी पढ़ रहे हो, ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, तो ऐसा नहीं है ना कि वो मेंस में नहीं आएगा। तो अल्टीमेटली आपके दिमाग में वो चीज़ें, वो कॉन्सेप्ट्स बैठ रहे हैं। ओके तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आपका मेंस बिल्कुल छूट गया, जस्ट आपका फोकस प्रीलिम्स पे है कि किस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो प्रीलिम्स में आएंगे, ठीक है। तो मेंस का प्रिपरेशन अल्टीमेटली साथ साथ इसी टाइम टेबल के हिसाब से आपका हो ही रहा है, तो डोंट वरी अबाउट इट। बाकी अगर आप मुझसे एक पर्सनलाइज्ड सेशन कोई भी बच्चा लेना चाहता है, पर्सनलाइज्ड गाइडेंस फ्रेमवर्क लेना चाहता है, तो आप मुझे सोशल मीडिया पे कांटेक्ट कर सकते हो, ट्विटर पे, टेलीग्राम पे, या प्रॉक्सी ज्ञान की साइट पे भी आपको मेरा काउंसलिंग सेशन मिलेगा। तो आप कोई भी मेंटोरशिप प्रोग्राम भी हमारा ज्वाइन कर सकते हो। सो देयर वेरियस थिंग्स। ट्विटर पे आप वेरोनिका ओम करके आओगे तो आपको मेरी आईडी मिल जाएगी। इंस्टाग्राम पे, एनीवेयर आई एम अवेलेबल एवरीवेयर। आई विल रिस्पॉन्ड टू योर क्वेरीज, सो यू कैन बुक अ पर्सनल सेशन ऑल्सो। थैंक यू सो मच।